मेरी माँ जात पात नहीं मानती थी। लोहार के घर में भी अगर शादी पड़ी है तो गाने के चली जाती थी। याद है उस समय तक यही लगता था कि हम दो भाई हैं, हम और रामजीत सिंह। नाम सिंह की याद नहीं थी। मुनीमी बक्सा एक लकड़ी का रखा रहता था उस चौकी के आगे, अरे उस चटाई के आगे जी। उसी में वो जो तनख्वाह 250 रुपये मिलती थी, 50 रुपये अपने पास रखे थे, 200 उसमें डाल देते थे। बचपन से हमारे जो दोस्त हैं वो अपनी जात के नहीं रहे हैं, बामन रहे हैं, यादव रहे हैं, यूपी से मुसलमान रहा। बचपन में एक किस्सा हुआ था हमारे गांव पर, हमारे खिलाफ पंचायत बैठी थी। बंटवारा इसी बात को लेकर हुआ सन 53 में, जब मैं हाई स्कूल में था, कि इनके तीनों बेटे पढ़ रहे हैं और खेती देखने के नाम पर एक उधर मास्टरी करते हैं, आते हैं और खेत जाते नहीं, कोई काम नहीं करते। हमारे ज़माने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। हुआ कि एक भाई के बेटे को दूसरा भाई भले देख ले, वह बाप नहीं देखता था। हम तीन ही लोग घर में थे उस वक्त। हम तीनों को चटाई पर बैठ गए हम, तो भैया ने कहा कि माई हम ब्याह करना चाहते हैं। 80 चौक का एक जुलाहा सबकी गथ पहचाने, आखिन देखे बुने कहानी, सबद के ताने बाने, ठोक बजाकर कहे सभी से, वह ना रखे उधारी, संतों सब पर झगड़ा भारी। ये जो कविता की पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी, ये जीवन यदु की लिखी हुई पंक्तियां हैं, और जिसके बारे में लिखी आज मैं उनके साथ में उनके घर में बैठा हूं। नमस्कार, आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब मैं ये कहता हूं कि आज मैं परिचय नहीं दूंगा। काशी में बैठा हूं और हिंदी के चाहने वालों के लिए काशी का मतलब काशीनाथ सिंह होता है। इससे ज्यादा परिचय मैं आज नहीं दूंगा। सौभाग्य है, और यह सौभाग्य बहुत दिनों बाद मिला है, बहुत कम समय मिला है, इसलिए सीधे उनका स्वागत, अभिनंदन। और आज हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, और यकीन मानिए आप हिल नहीं पाएंगे आज। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत सर। धन्यवाद सर। सर मत कहिए, अंजुम कहिए। और 2 साल इंतजार किया है मैंने आज के इस रिकॉर्डिंग के लिए कि मैं आपसे आज बात करूंगा। काशी जी, 1937 की पैदाइश है आपकी। 36 यानी है तो सर्टिफिकेट में 37, लेकिन मुझे लगता है कि 36 है। 36 मान लेते हैं, 36-37 जो भी है। जीएनपुर की पैदाइश, चंदौली, जो पहले बनारस में रहता था। आज़ादी को 10 साल आप थे जब देश आज़ाद हुआ, और संभवतः अगर मैं उस दौर के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो बहुत कम यादें होंगी, लेकिन किस तरह की यादें हैं आज़ादी को लेकर और उस दौर के बारे में? यादें तो इतनी ही हैं, गांव पर पैदा हुआ, खेती बाड़ी में हाथ बटाता रहा, पिता और घर के औरों के साथ, और हमारा कोई और भाई था ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 41 में बड़े भाई नामवर सिंह चले आए थे बनारस यूपी कॉलेज में पढ़ने जी। तो मुझे याद है उस समय तक यही लगता था कि हम दो भाई हैं, हम और रामजीत सिंह। नामवर सिंह की याद नहीं थी। नामवर सिंह की जो पहली याद मुझे पड़ती है कि हाई स्कूल की परीक्षा में दे रहा था, उसके तैयारी में कर रहा था बगीचे में। वे छुट्टी में गए थे गांव पर और जा रहे थे। कामदेव साहब विद्यार्थी, जो शहीद गांव जिस विद्यालय में पढ़ता था, उसके संस्थापक थे, तो उनसे मिलने जाते थे ऐसे ही। उन दिनों हमारे इलाके में अखबार केवल उन्हीं के पास आता था।
तो समाचार देखते थे, बातें करते थे उनके बेटों के साथ। तो बगीचे में मैं एक पेड़ के नीचे पढ़ रहा था, जा रहे थे भैया और घूम के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि देखो, हाई स्कूल का इम्तहान दे रहे हो तुम, अगर फर्स्ट डिवीज़न आया तब तो मैं तुम पढ़ाने के लिए ले चलूँगा बनारस, नहीं आए तो फिर पढ़ो यहीं शहीद गांव में, इंटरमीडिएट करो, यहीं मास्टरी करो। और कुछ किताब सब देखी, क्या पढ़ रहा हूँ ये सब देखा उठा, उसके बाद चले गए। वो जो पहली उनके साथ की याद है, उनकी शादी की याद है मुझे। अच्छा। 1946 में शादी हुई थी और मैं साहब अल्लाह बना था। वाह। और उस पालकी में वह थे, मैं था। लोग उदास थे, दुखी थे। क्यों दुखी क्यों? शादी वो नहीं चाहे, भाग आए थे गांव से, लेकिन पिताजी ने कहा कि हमने जबान दे दी है उस आदमी को, तो अपनी जबान की बलि पर उन्होंने बेटे को चढ़ाया, नामवर सिंह की शादी कर दी। वह और उसके बाद जब आज़ादी मिली, इतना मुझे याद है कि गांव और पूरा गांव चमटोल बगल में है, वो सब काम करने वाले हमारे यहाँ बनिहार, पूरा गांव खलिहान में जुटा था और सबको खिलाया जा रहा था, याद है। और उसके बाद याद उनकी उससे आती है तो ये याद आती है कि अमर शहीद विद्या मंदिर पर 15 अगस्त, जिस विद्यालय में पढ़ रहा था, 15 अगस्त को शायद नामवर जी थे, वहाँ गांव गए थे 47 में, और उन्होंने एक गाना उन दोनों गाया जाता था, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जी जी, ये गाया था उन्होंने, इतना याद है। 3-4 बातें इसमें से निकली हैं जो आपने बातें कही। पहला पिता की बात, पिता नागर सिंह जो स्कूल में मास्टर थे, दूसरा नामवर सिंह की बात, और तीसरा आज़ादी की बात। एक एक करके मैं तीनों को लेता हूँ। सबसे पहले पिता की बात पर आता हूँ। मास्टर थे पिता, लेकिन आप गणित में उतने अच्छे नहीं थे जितना मैंने पढ़ा। गणित में आप उतने अच्छे नहीं थे, 1-2 बार शायद फेल भी हुए। हाँ, अगर मैं सही हूं तो। बिल्कुल सही है। हाँ, पिता को लेकर किस तरह का भाव उस समय आपके मन में था? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जब आपने कहा कि पिता की ज़बान पर नामवर सिंह की शादी की एक तरीके से बात उठी, किस तरह अपने पिता को देखते थे और क्या क्या उनसे आपको अपने भीतर मिला? पिताजी अपनी तरह के अकेले आदमी थे पूरे गांव में, बहुत गंभीर, हंसते हुए उन्होंने बहुत कम देखा है मैंने। होली के दिन भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई रंग डाले उन पर। वे जाके केवल जहाँ रंग घुला हुआ कंडाल होता था वहाँ जाके खड़े हो जाते थे, और कोई एक आदमी आता था जो पिचकारी वगैरह तो थी नहीं, हाँ कुछ गिलास से या लोटे से कुछ उनको डाल देता था या छिड़क देता था। बाकी एक तो बताया कि गंभीर बहुत थे, दूसरे हुक्का पीते थे, और उनके लिए स्कूल में भी एक हुक्का था, यहाँ पी के जाते थे और वहाँ बैठते, वही काम हुक्का पीना था। उनमें कुछ चीज़ें थी, खासियत जी, जो हमारा ख्याल है कि हम में किसी में से नहीं थी।
वो दृढ़ निश्चय के आदमी थे। हम्म, जो तय कर लिया वो करेंगे, और जिसको छोड़ दिया फिर छोड़ दिया। हमको याद है कि हुक्का छोड़ा उन्होंने किन्हीं कारणों से, तो कुछ दिन तो बीड़ी पी, फिर बीड़ी छोड़ा तो हुक्का भी छूटा, बीड़ी भी छूटी, फिर सुरती खाना शुरू किया। फिर सुरती छोड़ी तो फिर छोड़ ही दी, और कभी फिर सुरती नहीं खाई। इन तीनों को छोड़ा तो तीनों को छोड़ दिया। यह दृढ़ निश्चय आपके भीतर रहा? नहीं, मेरे भीतर नहीं रहा। ये दृढ़ निश्चय भैया के भीतर थोड़ा बहुत था, इतनी दृढ़ता नहीं थी। लचीले थे लोग, लेकिन दृढ़ता पिताजी वाली एक तो दृढ़ता है। एक बात ये आप बताइए। मैंने दूसरी बात कि उनसे गांव में कोई बात नहीं करता था, पिताजी से किसी से बात तो नहीं करते थे। बंटवारा इसी बात को लेकर हुआ सन 53 में, जब मैं हाई स्कूल में था, कि इनके तीनों बेटे पढ़ रहे हैं और खेती देखने के नाम पर एक उधर मास्टरी करते हैं, आते हैं और खेत जाते नहीं, कोई काम नहीं करते। हालांकि कभी की छुट्टी होती थी तो करते थे वो, लेकिन तीनों बेटे पढ़ रहे हैं और बाकी दो भाइयों के, उनके दो भाई और थे, एक बाबू नंदन सिंह, एक सागर सिंह। उनके बेटे काम करें और एक बैठे बैठे ठूसा करें, खाया करें। हाँ, अच्छा है भैया, आप अलग हो जाइए। और सन 53 में ही अलगाव हुआ तीनों भाइयों के भीतर, और हम तीनों के साथ पिताजी अलग हो गए। आपने इसमें एक बात कही कि पिता से कोई बात नहीं करता था, गांव के व्यक्ति या कोई नहीं कर पाता था। आप लोगों से बात होती थी, और किस तरह की होती थी? कोई बात नहीं, केवल थप्पड़ से बात करते थे हमसे जी। मार दिया कोई, यानी यहाँ तक कि प्यार वे करना चाहते हैं मुझे, तो उस भाव को व्यक्त करने का तरीका भी उनके पास यही था, मारी। क्योंकि प्रायः उस जमाने, हमारे जमाने में संयुक्त परिवार हुआ करते थे। हुआ कि एक भाई के बेटे को दूसरा भाई भले देख ले, वह बाप नहीं देखता था। क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भाई का भाई बताता था, बाप नहीं बताता था। और माँ को लेकर क्या यादें हैं आकाशी जी? माँ तो अद्भुत थी इस माने में। मेरी माँ जात पात नहीं मानती थी। लोहार के घर में भी अगर शादी पड़ी है तो गाने के चली जाती थी। लोहार हो, कुम्हार हो, कहार हो, गणेरी हो, किसी के घर वो शादी हो रही है तो वो घूमते घामते काम धाम खत्म करने के बाद घर का जो होता है औरतों का, तो वो चली जाती, सुन के गाना शुरू कर देती। गाती बहुत थी। उसे दो चीज़ें, कहानियाँ बहुत याद थीं और गीत हर मौके के। यहाँ तक गालियाँ भी, जो जोनार होता है और खिलाए पिलाया जाता है, जी। उस पर गालियाँ दी जाती हैं समधी को और दूसरे लोगों को, तो गालियाँ भी गाती थी। तो मैं ये कहा जाए कि पढ़ने का संस्कार या साहित्य का संस्कार या लोक का समझ का संस्कार माँ की तरफ से मिला? माँ का महत्व ज्यादा है। कई मायने में ज्यादा है। एक चीज बताएं हम, आप विश्वास नहीं करेंगे जी।
मध्यस्थ था काशीनाथ विश्वविद्यालय का, रिटायर भी कर गया था। भैया का मैं पैर दबाता था। शिव जी को जो कौन सा शिवालिक में आ गए थे जैन छोड़। जेएनयू में भी, गांव पर भी, बनारस में भी, सोने के पहले, बूढ़ा होने के बावजूद उनका पैर में सोते समय खाने के बाद 1 घंटा विश्राम करते थे, पढ़ते नहीं थे। उसमें बातें करते थे हम लोग एक दूसरे से। बाद में तो या पैर दबाना या देह दबाना ये मेरी आवश्यकता का अंग हो गया था, इसलिए कि उसी समय मैं उनसे पूछता था कि क्या हो रहा है लिखने पढ़ने में, देश में क्या चल रहा है, आप क्या लिख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या लिख रहे हैं, सवाल कौन कौन सा उठाए जा रहे हैं। उन सारी चीज़ों में बात करने का वही अवसर मुझे मिलता था जब तो खाली होते थे, क्योंकि पढ़ते थे वो। जब मैं आया था बनारस 1953 में 54 में, तो एक दिन मैंने पूछा था कि हिंदी में आपसे ज़्यादा भी कोई पढ़ने वाला है, तो उन्होंने 2 नाम लिए थे। एक तो कहा कि राहुल सांकृत्यायन, दूसरा नाम अज्ञेय का लिया था उन्होंने। 2 हैं जो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं या उतना ही पढ़ते जितना मैं, क्योंकि मुझे लगा 17-18 घंटे पढ़ते थे नाम होते हैं। मुझे लगा आप आचार्य द्विवेदी कहेंगे। आचार्य द्विवेदी? हाँ, आचार्य द्विवेदी जी, उनके आदर्श जरूर थे भैया के, लेकिन उनका अनुकरण कभी नहीं किया उन्होंने। अच्छा। आलोचना में उनके जो आदर्श थे वो रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक। द्विवेदी जी के संपूर्ण व्यक्तित्व का उन पर असर पड़ा था। लेकिन आदर्श आलोचक के रूप में आदर्श दूसरे थे। द्विवेदी जी ने बात है 51 में जब एमए फाइनल में थे, उस समय द्विवेदी जी आए थे शांति निकेतन से, और उस समय तक भैया द्विवेदी जी को कहते हैं कि श्रीमंगल सिंह सुमन ने बुलवाया, लेकिन द्विवेदी जी की तुलना में अध्यापक के रूप में भी आदर्श उनके केशव प्रसाद मिश्र हैं, द्विवेदी जी नहीं थे। द्विवेदी जी का पूरा व्यक्तित्व, वो तो द्विवेदी हमारे भी गुरु रहे हैं, यानी मैंने उन्हीं के अंडर पीएचडी शुरू किया था, फिर वो चले गए चंडीगढ़, साल भर मैंने किया था, चंडीगढ़ चले गए। जब द्विवेदी जी चंडीगढ़ जा रहे थे तो बहुत सारे शिष्य उनके साथ चले गए, आप नहीं गए, इसका क्या कारण रहे? कारण इसका द्विवेदी जी ही है। जब उनके साथ अरविंदपुरी की सड़क पर टहलते हुए पंडित से पूछा, कहा मैंने कि रमेश कुंतल मेघ जा रहे हैं, राजेश सिंह जा रहे हैं, फलाए जा रहे हैं, पंडित जी मैं भी चलना चाहता हूँ, यहाँ से मैं पीएचडी नहीं करना चाहता। पंडित जी पहली बार उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी तो रिटायर कर गए हैं? उन्होंने कहा माँ भी जीवित है? उन्होंने कहा। चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि देखो, नौकरी तो नामवर को बनारस में मिलेगी नहीं अब। अच्छा। हाँ, बहुत साफ कहा उन्होंने कि जिन लोगों ने निकलवाया है वो लोग विभाग में पड़ी हुई हैं, तो नामवर को तो नौकरी बनारस में मिलेगी नहीं। और बनारस में घर ले लिया है तुम लोगों ने, और माँ बाप जीवित हैं, वे कभी त्योहार पर नहाना चाहें, गंगा जाना चाहेंगे, अस्पताल दिखाने की जरूरत पड़े या कचहरी की जरूरत पड़े, कोई तो माँ बाप को देखने वाला होना चाहिए।
पंडित जी को ये अधिकार इसलिए था कि भाई, पंडित जी भी 3 या 4 भाई थे, लेकिन पिता अपने साथ रखते थे पिता को। पंडित जी के पिताजी को मैंने देखा था, वे द्विवेदी के साथ रहते थे। तो द्विवेदी ने माँ बाप के लिए कहा कि और किसी के लिए नहीं, तो माँ बाप के लिए तुम बनारस में रहो और यहीं स्ट्रगल करो, हो सकता है हो जाओ बनारस में। ठीक है, ये कारण समझ में आया एक द्विवेदी जी वाला। लेकिन 53 में आपको नामवर सिंह लेकर आते हैं बनारस। कुछ दिनों बाद निकाल दिए जाते हैं, उसके अपने कारण हैं। नहीं, 7 साल, लगभग 6-7 कुछ साल बाद हाँ निकाल दिए जाते हैं। वो सागर चले जाते हैं, आप सागर नहीं गए। हम उन्हीं माँ बाप के कारण, उन्होंने खुद कहा। अच्छा। हमें उसमें स्कॉलरशिप बल्कि नहीं मिल रही थी। हाँ। 100 रुपये स्कॉलरशिप मिला करती थी। हाँ। पंडित जी के जाने के बाद वो बंद हो गई। अब हो कोई सुपरवाइजर हो जो प्रगति विवरण पर हस्ताक्षर करे, तब कहीं जाके मुझे पैसा मिले। हाँ। हिंदी विभाग में मुझे कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं। जैसे छूत का रोग हो नामवर सिंह को, हाँ, कि उनके साथ रहे इसलिए इसको भी नहीं देना है, कोई तैयार नहीं हो रहा था। उसमें तैयार हुए थे पंडित करुणापत त्रिपाठी। हाँ हाँ। उनके हमें गया था, क्योंकि शर्मा जी से डरते नहीं थे वो, इसलिए कि कमलापत त्रिपाठी के भाई थे करुणापत त्रिपाठी, उसी मोहल्ले में रहते थे। और शर्मा जी कमलापत त्रिपाठी के हाजिरी देने के लिए आया करते थे, और वो अध्यापक थे। करुणापत छोटे भाई अध्यापक थे हिंदी विभाग में। तो उन्होंने हमें अपने अंडर लिया और बहुत अच्छा हुआ। इस बीच आपका लेखन चल रहा था। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो आप एक समय पर गज़ल लिखा करते थे। हाँ। लेकिन कभी प्रकाशित नहीं करवाई। इसके पीछे क्या कारण रहे और क्यों फिर गज़ल लेखन आपने छोड़ दिया और कथा साहित्य की तरफ मुड़ गए? गज़ल कुछ लिखे थे मैंने, और दिया था मैंने नामवर सिंह को देखने के लिए, भैया को, कि कविताएं मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। कोई भी कोई चीज देता था तो लेके देखने के लिए इसे ही लेके टेबल पर रख देते थे। उनके सिरहाने के पास ही टेबल था, वहाँ वो चीज़ पड़ी रहती थी, देख लेते थे, उसके बाद बात करते थे। तो उन्होंने कहा कि वहीं रख दो। बड़ी उपेक्षा से कहा, उम्मीद से नहीं, उपेक्षा से कहा, कोई रख दो। रख दिया मैंने। ये बात बीए की होगी लगभग। ठीक। तो इसलिए कि केदारनाथ सिंह वगैरह बनारस के बारे में, इसके बाद आप बात करेंगे तो बनारस के बारे में बता सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल बात करूँगा। हाँ। रख दिया मैंने। 3-4 दिन तक नहीं बोले वो, उसकी चर्चा ही नहीं की गजल की। क्या बात है। हम दोनों भाई अगर रहते थे या तीनों भाई रहते थे तो भोजन साथ करते थे, नाश्ता साथ करते थे। बना हुआ था नियम। तो जब नाश्ता करने, चाय पीने बैठे हम लोग, उनके कमरे में एक चटाई थी, उनके बिस्तर से थोड़ी दूर पर उनका बिस्तर था, टेबल था, फिर किताबों के रेक थे, टिन वाले मामूली जो आते थे उस जमाने में, और बगल में चटाई बिछी रहती थी, वहाँ एक लंबी खिड़की थी। वहीं बैठकर हम लोग चाय पी रहे थे, हम भी, भैया भी। मुनीमी बक्सा एक लकड़ी का रखा रहता था,
उस चौकी के आगे, अरे उस चटाई के आगे जी। उसी में वो जो तनख्वाह 250 रुपये मिलती थी, 50 रुपये अपने पास रखे थे, 200 उसमें डाल देते थे। मालिकाना हमारा वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने कहा 200 रुपया है, महीने भर चलाना है, चले न चले आप जाने, हमसे मतलब नहीं। तो जब चाय पी रहे थे उस समय उन्होंने कहा कि ऐसा है काशीनाथ जी, जब कुछ घरेलू किस्म से बाहर की बात होती थी तो आदर के साथ बोलते थे, जी लगाते थे। नामो जी। हाँ कि ऐसा है काशीनाथ जी, खेत हम लोग के पास कितने हैं, अगर मान लीजिए बंटवारा हो तो 3 भाई हैं, खेत कितने मिलेंगे किसको? अब हमको नहीं मालूम था, तो उन्होंने कहा 3-3 बीघे खेत मिलेंगे, 3 बीघे आपको, 3 बीघे हमको, तुमको बीघा। उस 3 बीघे में क्या करेंगे आप? बात करना है गजल के बारे में, शुरू कहाँ से कर रहे हैं देखिए। उनके का उसमें गुजारा नहीं होगा, और गुजारा नहीं होगा तो आप भी पिताजी की तरह किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे। और विष्णुचंद्र शर्मा जो बनारस के ही थे, सादातपुर में रहते थे जहाँ नागार्जुन वगैरह के मकान जी। उनका विष्णुचंद्र शर्मा की तरह आप ही 3rd डिवीज़न पास अगर करते हैं एमए, तो लिखते रहिए गजलें, कविताएं, शायरी, काम धाम कुछ रहेगा नहीं, क्या खाएंगे पिएंगे आप? तो भैया सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो। लिखने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी हुई है, आप जिंदगी पे लिखते रहिए, कौन मना करता है आपको? लेकिन ये विष्णु शर्मा की तरह केदार जी भी थे बनारस में उस समय, लेकिन बाद से विष्णु शर्मा कवि नाम की पत्रिका निकालते थे, 2 रुपये में बेचा करते थे सारे हिंदी लेखकों को, 2 रुपये में। हाँ, 2 रुपये की पत्रिका थी, कवि मुक्तिबोध भी उसमें छप चुके हैं, शमशेरी छप चुके हैं, सारे लोग जानते थे विष्णु शर्मा को, राहुल जी जानते हैं उन्हें। लेकिन अंत तक विष्णु शर्मा प्रूफ रीडिंग करते रहे। नाइट साइंस सभा में जब तक काम करते थे प्रूफ रीडिंग करते थे, तो उनका 3rd डिवीज़न पास करेंगे, नतीजा यही होगा। तो पहले अपने पाँव पर खड़ा होना सीखिए, गजल छोड़िए, होती रहिए, आप डिवीज़न बनाइए और कहीं सेटल हो जाए, उसके बाद लिखिए आप। तो हुआ कि उसके बाद मैंने बंद कर दिया, कुछ भी नहीं लिखा। कभी नहीं लिखी? जब तक एमए नहीं कर लिया तब तक नहीं लिखा। एमए करने के बाद फिर तो हुआ कि नियुक्ति के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो जो पहली रचना मैंने लिखी वो हिंदी कहानी के 60 वर्ष 1960 में, जो कहानी नहीं थी, आलोचनात्मक लेख था। आलोचना बहुत कम मैंने लिखी। नहीं, कहानी तो आप अपने गांव की कहानियों पर लिख चुके थे जो छपी नहीं थी कहीं। गांव पर दरअसल एक कहानी पर मैंने लिखा। लेकिन वो अधूरी रह गई थी और भेजा भी नहीं कि मैंने। अच्छा, इसका भी एक किस्सा है कि जब कहानी लिखनी शुरू की तो मैंने
भैया के मित्र अक्सर भैया जाकर थे इलाहाबाद, मार्कंडे थे वहाँ, तो इलाहाबाद के लोग इलाहाबाद जाते थे। सागर से जब लौट आए थे तब 4 साल रहे हमारे यहाँ बनारस में। तो मैंने सोचा था वो कहानी लिख के मैंने भेजी कहानी पत्रिका में, सरस्वती प्रेस से निकलती थी, वर्ष संपादक थे। वहाँ से कोई जवाब बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके बाद तो आया। हमने सोचा ये था कि कहानी अच्छी है, हमको लगा क्रांतिकारी कहानी है और खुश होकर छापेंगे। तो जब नहीं छपी तो भैया से मैंने कहा कि भैरव प्रसाद गुप्त से कह दीजिएगा, यार कह देंगे आप तो छप जाएगी, कि कहानियाँ पढ़ लें और छाप दें उसे। हमेशा की तरह फिर नामवर सिंह 1-2 दिन नहीं बोले उस विषय की, कोई चर्चा नहीं की। एक दिन फिर वही नाश्ते के समय या भोजन के समय उन्होंने कहा कि एक बात को याद रखिए काशीनाथ जी, हम घर में भाई हैं, लेकिन जैसे ही सड़क पर आप भी निकलते हैं हम भी निकलते हैं, भाई नहीं रहते, 2 लेखा करते हैं। मेरे कहने से अगर आप छपेंगे तो आप में कभी आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए अपने भीतर जरूरी है कि आप बिना किसी की सिफारिश के, बिना किसी के कहे छपें और संपादक छापे। संपादक को बेवकूफ समझना हमेशा सही नहीं है। कभी कभी गलती कर जाता है, लेकिन वो अच्छी चीज़ों की पहचान रखता है। तो मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा, आपके लिए किसी से नहीं कहूँगा, इतना ध्यान रखिए आप। और जीवन में ऐसा हुआ कि कभी नामवर सिंह से कहा ही नहीं। अच्छा, कभी मैं, जैसे आपसे मेरी बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें नामवर सिंह जी का जिक्र इतना ज़्यादा है कि उनके बिना बात पूरी नहीं हो पा रही है। मैं आपके व्यक्तित्व को खंगालना चाह रहा हूँ, लेकिन वो बिना नामवर जी के पूरा नहीं हो रहा है। क्या कभी इस बात का दबाव आपके ऊपर रहा कि नामवर सिंह इतने नामवर आलोचक हैं और मैं उनका भाई हूँ? दबाव तो रहा, इसलिए कि ये पूरा नगर मुझे नामवर सिंह के भाई के रूप में ही तब तक जानता रहा और कहता रहा। हमें लेखक नहीं मानते थे लोग। हिंदी में बनारस में कम से कम कोई हमको लेखक 60 से 80 तक या 80 के बाद तक कही कि अध्यापक भी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो नामवर सिंह के भाई होने के कारण हैं। लिखते हैं तो बहुत दिनों तक तो ये रहा कि नामवर सिंह ही लिखते हैं कहानी। अच्छा। ये नहीं लिखते। तो मुझे महत्वहीन साबित करने में, दरअसल नामवर सिंह तो निकल गए, जेएनयू चले गए, नामवर सिंह का बदला हमसे लो लेते रहे। वह रिवेंज जो नामवर सिंह से लेना चाहिए था लोगों को, किसी में दम नहीं था, साहस नहीं था कि नामवर सिंह से कहता कुछ। लेकिन उसे मैं पूरे हिंदी विभाग में कोई ऐसा साल नहीं रहा कि जब इंक्वायरी कमेटी मुझे फैसला करनी पड़ी। मैंने पढ़ा वो कोई न कोई बहाने से, चाहे आपके वो छात्र हों, शोध छात्र महेश्वर नाम था उनका, था, चाहे आपकी बेटी के माध्यम से हो, चाहे आपकी पत्नी की स्कॉलरशिप हो, तो वो तो आपका एक पूरा एक बहुत भारी, वो 90 तक लगातार मैं झेलता रहा। हाँ। लेकिन
इसका प्लस पॉइंट ये था कि इसने थोड़ा मेरे भीतर आत्मबल भी पैदा किया और एक आत्मविश्वास भी पैदा किया। कब ये आपको लगा काशी जी कि अब मैं नामवर सिंह की छाया से बाहर निकल गया हूं, या अब लोग पहले नामवर सिंह को देखते थे, फिर अब लोग मुझे देखते हैं? कभी तो लगा मेरे होगा। दोस्त देखने लग गए थे, लोगों को लगने लगा था ये आदमीनामा की कहानियां जब प्रकाशित हुई तो आदमीनामा के समय तो मैं नक्सल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। उसी दौरान आपने वो सुधीर घोषाल कहानी लिखी। हाँ, सुधीर घोषाल। हाँ। उस पर एक लेख लिखा था, उत्तराधाम की पत्रिका निकलती थी, सब्यसाची निकालते थे मथुरा से। सुधीर पचौरी ने उस पर लेख लिखा था और लिखा था कि जन्मादि कहानी अगर कही जानी चाहिए तो ऐसी कहानियों को कहना चाहिए। ये 60 के दशक की बात है? नहीं, ये 60 के दशक की नहीं। सुधीर घोषाल निकली थी 1975-76 के आसपास। अच्छा। उस सुधीर पचौरी ने ये कहा था उत्तरार्ध में। इस दौरान चूंकि आप नक्सलबाड़ी आंदोलन और इन सबसे जुड़े हुए थे, तो आप इस तरह की भैया भी जानते थे इस चीज को। ये आप कहानियां लिख रहे थे जिसमें सुधीर घोषाल है, जगल जातक, जगल जातकम, मीसा जातकम लिख रहे थे। फिर अचानक से लाल किले के बाज कहानी आपने क्यों लिखी? क्या मोहभंग हो गया था? और मोहभंग, जाहिर सी बात है, मोहभंग से उपजी हुई कहानी है, कोई भी पढ़ के उसको अंदाजा लगा सकता है, लेकिन उस मोहभंग के कारण क्या रहे? कारण तो दो हैं। एक तो यही मैं देखता था काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, दरअसल दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स से एमए करके एलएलबी करके एडवोकेट सर्जन थे, सरदार थे, जीडी सिंह। आजमगढ़ के भी थे एक। अच्छा। हाँ, उन्होंने ब्लड फोरम नाम का एक फोरम बनाया था, वकील हैं। अच्छा। अभी हैं वो आजमगढ़ में। अच्छा। ब्लड फोरम नाम का एक ग्रुप था, तो 2-3 लोगों का ग्रुप हो जाया करता था उस समय। हम भी उसमें शामिल थे। हमारा ग्रुप बड़ा था थोड़ा, जिसमें महेश वगैरह थे। अपने विद्यार्थियों को रखा था मैंने, लेकिन मास्टर उस समय नक्सल ग्रुप का प्रभाव कुछ ऐसा था कि कोई भी क्रांतिकारी धूमिल शुरू में थे हमारे साथ, बाद में छोड़ा उन्होंने। हम थोड़े दिन, ज़्यादा दिन तक रहे। तो वजह ये थी उसकी, एक तो ये कि रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वॉल राइटिंग कर रहे हैं हम। कराया जाता था हमसे कि क्योंकि जितने लोग थे उनमें सारे विद्यार्थी थे या बेकार लोग थे जिन्हें कोई काम नहीं मिला था, तो नक्सल हो गए थे। तो ऐसे लोग टेस्ट करने के लिए कि मैं बुर्जुआ तो नहीं हूँ, तो संदेह के रूप में मुझे देखा करते थे, संदिग्ध। हमको, मेरे मन में यह सवाल पैदा होने लगा था कि चंदा मैं देता हूँ, पैम्फलेट छपवाना हुआ तो जरूरत पड़ती है, मैं करता हूँ। वॉल राइटिंग रात को 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं करता हूँ। फिर भी हम बुढ़िया हुए लोगों के लिए। और क्रांतिकारी हैं ये लोग, कुछ करते नहीं हैं, पढ़ रहे हैं इसलिए क्रांतिकारी है। हमारे दिमाग में भी बात है ना। यानी उस समय तो पीएचडी का एक अफसर था जो जम्मू का था लेकिन बनारस में पोस्टेड था। उसकी बातचीत से, उसके
मारवाड़ी धर्म संघ के नीचे एक ABC रेस्टोरेंट था, चलता था। तो मैनेजर भी वही काफ़ी पी रहे थे और किसी टेबल पर वो भी तो वो बात कर रहा था, बता रहा था, यानी हमको मैनेजर जो थे हमारे गांव के बगल के गौसपुर के थे, उन्होंने अगले दिन मुझे बुलवाया और बताया कि आप पर खुफिया पुलिस लगी हुई है, ध्यान रखिए, कितने दरवाजे खुले हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कहाँ रहते हैं आप, कब बाहर निकलते हैं, कब मीटिंग होती है आपके घर में, क्योंकि मीटिंग भी हमारे घर में होती थी। बहरहाल एक तो वहाँ से तो मेरा दिमाग घूमना शुरू हुआ इनके खिलाफ, ठीक, कि सारा कुछ मैं करता हूँ, खतरा भी है तो होगा तो हमारे लिए होगा, नौकरी के लिए। और इन लोगों के संदिग्ध बुर्जुआ हूँ। दूसरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी एक, न उन जिस समय वो कहानी लाल किले के बाद लिखी गई थी उसके पहले हुई थी वो। तो दो रात 2 दिन मीटिंग चली वहाँ कोऑर्डिनेशन का, पूरे देश भर के जितने क्रांतिकारी सब आए थे, चार वाइट वगैरह जितने ग्रुप्स हैं, काम सनलाल भी थे उसमें हम लोग को ठहराया गया था कि इंजीनियर के घर में। हम 4 आदमी बनारस से गए थे। वहाँ देखा तो बात तब था नहाने वाले वो सीमेंट का, बल्कि सीमेंट नहीं, इसी तरह का रहा होगा, कुछ संगमरमर टाइप था। उसमें जो नहाने जा रहा है निकल नहीं रहा है, और सब कह रहे हैं कि देखो हो गई क्रांति तो हम लोग को ऐसे ही घर मिलेंगे। मैं सुन रहा था और वहीं से मेरा मोह भंग हुआ। हमने कहा अगर इसी के लिए ये लोग कर रहे हैं तो भैया करें आप लोग। मैं चला, छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया वहां से। छोड़ने के बाद किसी तरीके के दबाव रहे? उसके बाद मेरी कहानियों में चेंज आया। एक तो लाल किले के बाद जैसी कहानी मैंने लिखी, और दूसरे लोग जो कहानी संग्रह हमारा निकला, अंतिम सदी का सबसे बड़ा आदमी, इसकी सारी कहानियाँ वैचारिक कम संवेदनात्मक ज़्यादा हैं। ये फर्क मेरे लिखने में आया, और तब मुझे लगा कि कहानी को दिमाग प्रेमचंद की तरह दिल को छूना चाहिए, कहानी को दिमाग नहीं छूना चाहिए। आपने एक पंक्ति बोली, कहानी वैचारिक कम संवेदनात्मक ज़्यादा है। सवाल यह है कि फिर कहानी विचार से बनती है या संवेदना से बनती है? कहानी तो बनाई जाती है विचार से, बनती है संवेदना से। दोनों फर्क लग रहा है आपको? ठीक है। जैसे प्रेमचंद की कहानियां बहुत स्वाभाविक रूप से पढ़िए, और उसमें गुल्ली डंडा हो, चाहे बड़े भाई साहब हो, चाहे पंच परमेश्वर हो, कोई भी हो, दरअसल कैरेक्टर्स जो है ना, चरित्र, उनका किसी ने कहा है ये कि कहानी में उनका वही रोल है जो कविता में बीमिका होता है। ठीक। अलगू चौधरी नहीं भूलेंगे, पूस के घीसू और माधो नहीं भूलेंगे। ये चरित्र हैं, और वे चरित्र अगर हमारी आँख से में बनते हैं तो बिंबों से बनते हैं। अच्छा, एक बात बहुत साफ है कि हमने जाना ही कभी नहीं कि आदमियों की जातियां भी होती हैं।
या वर्ग भी होते हैं। मैं किसी भी नफरत में नहीं कर सकता। ये आप अपनी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। क्या कभी जातिवादी नहीं रहे? जातिवाद पर हमें दो ऐसी कहानी है जिन पर आपत्तियां की गई थी। एक तो मार्कंडेय ने की थी, कथाकार मार्कंडेय ने, इलाहाबाद के। चोट कहानी, जब कोई नहीं लिख रहा था जातियों पर, उस समय जाति विमर्श नहीं शुरू हुए थे। उस समय जो 90 के आसपास शुरू हुए, दलित विमर्श थे, दलित विमर्श हुआ है, एससी विमर्श है, अनुसूचित जाति या पिछड़ावाद, ये सब संबंधों में मैंने जाना ही नहीं, क्योंकि बगल में हमारे बचपन से हमारे जो दोस्त हैं वो अपनी जात के नहीं रहे हैं। बामन रहे हैं, यादव रहे हैं, यूपी से मुसलमान रहा है। बचपन में एक किस्सा हुआ था हमारे गांव पर, हमारे खिलाफ पंचायत बैठी थी। यही बता दें, जबकि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। मोहिउद्दीन नाम का एक लड़का था, हाई स्कूल में 9th में हमारे क्लास फेलो था, 9th में पढ़ रहा था। उसके गांव हम खाने चले गए थे। उसने खुद बुलाया था, अपने घर निमंत्रण दिया था उसने खाने के लिए। हम लोग उसमें हुआ कि जात पात क्या है, धर्म क्या है, ये सब। ये तब की बात है, मैं 52 आज़ादी के बाद की बात कर रहा हूँ। कि हम, अच्छा, इसमें माँ का भी कहीं न कहीं है, एक संस्कार बनने का रोल है, जो हर घर में चली जाती थी। तो हम चले गए थे खाने मोहिउद्दीन के घर। हम खाए और दूसरे दिन किसी गांव का, उसी के गांव का आदमी, मोहिउद्दीन के गांव का बामन, उसने भदाहों में, जहाँ भैया पिताजी पढ़ाते थे, उस गांव में कहा, और उस गांव से खबर होती हुई हमारे गांव में पहुंची। ठाकुरों के 8 घर हमारे थे, हम लोग एक ही थे, एक ही परिवार से बढ़ते बढ़ते इतने हुए थे। तो गर्मी में दोपहर को इनको जात में रखा जाए कि न रखा जाए, इस पर पंचायत बैठी कि मियाँ के घर में खा के आए हैं, बुलाइए उनको, खाया है कि नहीं खाया है। हम इन्होंने चले गए, मैंने कहा खाया है मैंने। तो काफ़ी देर तक पंचायत चलती रही, लेकिन अंत में हुआ कि लड़का माफ़ कर दिया। लेकिन काशी जी, आपके ऊपर और नामवर जी के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा कि आप जातिवादी रहे हैं, ठाकुरों को बढ़ावा दिया, सवर्णों को छात्रों में भी और वैसे भी लगातार आप बढ़ावा देते रहे। मैं कह रहा था अपनी उसका कहा चोट कहानी के बारे में। चोट कहानी, नामवर जी की बात तो नामवर जी जाने, अब उसके बारे में हम कुछ, हम इतना ही जानते हैं कि किसी ठाकुर ने, जब द्विवेदी जी चले गए और मैं शुभसाद सिंह के यहाँ भी गया, त्रिभुवन सिंह के यहाँ भी गया, बच्चन सिंह के यहाँ गया, हिंदी विभाग में थे, और जातिवादी मान के नहीं गए थे। ये लोग मिलते थे तो उसी भाव से मिलते थे, जात के भाव से। मैं गया और इनमें से किसी ने हमको अपने अंडर नहीं लिया तो कर्णापत त्रिपाठी ने लिया। ठीक है। मेरा सवाल ये नहीं था, सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बोला कि बच्चन सिंह और तमाम लोग ठाकुर होके आपको उन्होंने अपने अंडर में नहीं लिया,
लिया करुणापति त्रिपाठी जी ने, ब्राह्मण थे। इस बात को अगर मैं क्या इस तरह से देखूं कि बाद में इसने आपके भीतर एक तरीके का दंभ पैदा किया हो कि मैं भी बताऊंगा कि जाति क्या होती है, या मैं इसको ऐसे पूछता हूं, उपसंहार उपन्यास ले लीजिए, उपसंहार उपन्यास ले लीजिए, उसमें कृष्ण है, रथ चला रहे हैं, सारथी हैं अर्जुन के, और उस समय उनके भीतर वो भाव आता है कि मुझे ग्वाला समझा जाता था, आज मैं देखिए इनको मैं दिशा दिखा रहा हूं। अब ये जो भाव है ये उपेक्षा से उपजा हुआ और बाद में वो दंभ में परिवर्तित होता हुआ भाव है एक तरीके का। क्या ये निजी जीवन से आया था? और चेतन हो सकता है हो, ऐसे व्यवहार में अपने यहाँ कभी ऐसा मैं महसूस नहीं करता। अब चेतन की बात हो गई है, कहीं होगा जरूर। मैं ईमानदारी से कहता हूँ ये, लेकिन ज़्यादातर अपने यहाँ, हमारे यहाँ जितने 50 लोगों ने पीएचडी की होगी, उनमें ठाकुर मुश्किल 4-5 होंगे, सब दूसरी जाति वाले हैं। लेकिन अब चेतन में होगा, आया है तो वो चेतन में होगा। क्योंकि ये चीज़ें, कौन हमारी कहानी है एक, वो 3 घर में भी है, वहाँ भी ये गड़बड़ी है कि एक ब्राह्मण और एक हरिजन दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बनते हैं, और होता यह है कि जो ब्राह्मण है वह तो पार्टी में रह जाता है, और लेकिन जो हरिजन है वह काफी भवन खड़ा करता है और ये वो सब, यानी उसका वर्ग चित्र बदल जाता है। अभी आपने अवचेतन वाला जो जिक्र किया कि अवचेतन में रहा होगा, क्या कहानीकार या लेखक जो भी लिख रहा होता है, क्या उसके अवचेतन में कहीं ना कहीं होता है? भले ही वह कल्पना से लिख रहा हो, लेकिन क्या वह कल्पना भी अवचेतन से संचालित होती है? हो सकता है, असंभव नहीं। क्योंकि आपने इतने संस्मरण लिखे, और संस्मरण लिखते हुए आपने बहुत सारी कल्पना का सहारा भी लिया। अब आप जैसा कह रहे हैं कि अवचेतन वाली बात, तो जाहिर सी बात है जो आप कल्पना में देख रहे हैं या जो कल्पना कर रहे हैं, चाहे वो धूमिल के बारे में हो, चाहे नामवर जी के बारे में हो, चाहे वो किसी और के बारे में हो, वह कल्पना में जो शब्द आ रहे हैं, जो विचार आ रहा है, वो आपके अवचेतन में रहा होगा। हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। उस अवचेतन से लड़ने की जरूरत पड़ती है एक लेखक को। लड़ पाता है? हाँ, लड़ तो पा, जैसे मैं बताऊं कि जो पिछड़ावाद यादव जी ने चलाया, जिसका असर शिवमूर्ति पर, इस पर, संजीव पर, हाँ, और इस तरह के बहुत से लोग हैं जिन पर है पढ़ा है पिछड़ावाद। अपने में तो ये चौथीराम जी थे, चौथीराम यादव, ये पिछड़ावाद इन सबके भीतर था। हमारा ख्याल है कि आत्मसंघर्ष तो लेखक कहीं न कहीं करना पड़ता है, और करना जरूरी है उसके लिए, उसे मुक्त होना। जैसे डी क्लास कभी हम लोग कहते थे, एक मार्क्सिस्ट, वर्गांतरित होता है, मुक्तबोधी बोलते हैं, तो लेकिन कम लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं।
आपने अभी कहा कि चौथीराम यादव जी और बाकी लोगों के भीतर पिछड़ावाद रहा, आपने अपने भीतर जातिवाद रहा, इससे इनकार कर दिया, ऐसा क्यों? मतलब क्या नहीं, एक अजीब तरह की दुविधा कि जीवन व्यवहार में तो मैं ऐसा नहीं करता, हाँ, लेकिन लेखन में आया, वो कृष्ण वाले में आया, और वो जो कम्युनिस्ट पार्टी वाली कहानी है उसमें आया। तीन घर में कहानी में है और चोट में है। और आरोप लगाया था मार्कंडेय ने। मार्कंडेय भी मार्कंडेय सिंह थे, और उन्होंने ही आरोप लगाया था। वर्गांतरित होने की हम लोग बात करते हैं, वर्ग अपसारण की। मुक्त बोध ने भी इस तरह की बात की है, लेकिन कहीं न कहीं अपने भीतर होता है, जाहिर है, जिसे स्ट्रगल करने की जरूरत है हर लेखक को। आमतौर पर लोग मानते हैं कि संस्मरण में कल्पना का लिबास नहीं पहनाया जा सकता। आपने ऐसा नहीं माना, आपने कहा कि नहीं, मैं उसको और ज्यादा बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं वो कोट पढ़ देता हूं आपका। सोचो, अगर तथ्य में कल्पना मिलाई जाए, व्यक्ति को पात्र बनाया जाए, संस्मरण को कहानी का लिबास पहनाया जाए, हाड़मास के आदमी का संघर्ष दिखाया जाए, तो कैसा रहे? मैंने कई संस्मरण लिखे नामवर त्रिलोचन धूमिल आचार्य द्विवेदी पर, और पाया कि इन संस्मरणों के आगे मेरी ही नहीं बहुतों की कहानियां फीकी पड़ गई। फिर तो संस्मरण नहीं रहा। अगर कहानी का लिबास पहना ही दिया। भैया तो संस्मरण मानते नहीं थे। उनका कहना था कि कहानी का ही एक रूप है। लेकिन संस्मरण पूर्णतः संस्मरण है, वो संस्मरण नहीं मानते थे इन्हें, लेकिन मैं मानता हूँ, क्या बताऊं। फिर तो आप किसी भी चरित्र को, आप जब संस्मरण लिख रहे हैं किसी व्यक्ति पर, तो आपके लिए व्यक्ति कहाँ रह गया? वो तो विषय बन गया। हाँ, विषय बन गया। फिर तो आप उसके जीवन के साथ भी खेल रहे हैं काशी जी। ये तो अप्रोच गलत हुई। भाई, मैं ये भी कह चुका हूँ कि चीज़ों को लिखते समय हमें खुद डिफाइन करना चाहिए। कोई रचना के ही आधार पर आलोचना बनती है। रचना न हो तब आलोचना कोई मतलब नहीं है। जो कुछ निकलता है रचना के भीतर से निकलता है। ठीक। एक बात तुमने की, और अगर वो संस्मरण नहीं है तो क्या है? मेरे दिमाग में बार बार आया है। लेकिन क्योंकि काशी जी, स्मरण से बन रहा है ना संस्मरण, कि आप किसी चीज का स्मरण कर रहे हैं, वहां से वो संस्मरण बन रहा है। उस स्मरण करने में, जैसे आपने जब व्यक्ति विशेष की जगह, जब स्थान विशेष को लेकर, जब व्यक्ति विशेष की जगह स्थान विशेष को लेकर आपने संस्मरण या रिपोर्टाज की शक्ल में काशी का 80 शुरुआत में लिखा, जो कि राजेंद्र यादव की हंस में छप रहा था। उस समय आपके भीतर ये पसोपेश था कि भाई ये उपन्यास है कि संस्मरण है कि रिपोर्टाज है, आदि आदि। वहां तो समझ आता है कि आप काशी के 80 का स्मरण कर रहे हैं, 80 घाट पे क्या क्या चल रहा है, चाय की दुकान पर क्या चल रहा है। वहां कल्पना का सहारा लिया, मान लिया, क्योंकि शहर है, शहर में बहुत सारे पात्र हो सकते हैं, लेकिन कोई पात्र है, नामवर जी हैं, धूमिल हैं, आदि आदि, वो जीवित नहीं है। मैं उनके विषय में कुछ और कल्पना का आधार बना के लिख दूं, तब तो छवि धूमिल नहीं हो रही है ना। दरअसल कुछ मकान हो, उसमें रंगाई पुताई तो होती है। अरे
हाँ। तो दरअसल बहुत पहले मैंने एक बात कही थी हाँ। कि जिस यथार्थ को हम लिखते हैं वह रचना में आने के बाद यथार्थ नहीं रह जाता, वही यथार्थ नहीं रहता। ठीक। रचना का मतलब ही है यथार्थ में तोड़ फोड़ और जोड़। तो जो यथार्थ में तोड़ फोड़ या जोड़ है वो आपका हट करवाता है या विषय की मांग करवाती है? कुछ विषय में इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। हाँ। विषय में भी इस तरह की संभावना हमारे दिमाग में भी रहता है, क्रिएट करना है। हाँ। और विषय में संभावना और क्रिएट हम वही करते हैं जहाँ संभावनाएं होती हैं। ठीक। यानी चाय पी लो। हाँ, चाय पी लो, उसके बाद तो बीच बीच में पीते रहेंगे ऐसे ही। आप चाय का कप हाथ में लेके बात कर सकते हैं सर, पीते हुए बात कर सकते हैं ना? पीते हुए बात कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, हाँ, ठीक। बात कर सकते हैं। हमें लगता है कि कुछ अच्छी बातें की तुमने। अच्छी बातें की हमने। अच्छी बातें की। अच्छा। जब जो बात दिमाग को कुरती रहे बात तक ही उन बातों को अच्छी कहना चाहिए। जी। हाँ। आना सफल हो गया मेरा। चलिए थोड़ा सा बनारस की तरफ आते हैं, है ना? हालांकि मैं काशी का अस्सी पर और रेहन पर रघु पर बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है काशी का अस्सी पर इतनी बात हो चुकी है कि फिर वो दोहराव हो जाएगा। उस पर बहुत बात हो चुकी है, बहुत आप लिख चुके हैं, लगातार उससे बात होती रही है किस तरह से राजेंद्र यादव, सीताकांत महापात्र के हाँ, का जो बेटा संग्राम केसरी महापात्र उड़िया और अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा है उसका। अच्छा। अंग्रेजी में कैसे करेगा नहीं जानते। अरे वाह। लेकिन उड़िया और अंग्रेजी दोनों। खुद बता IAS है वो। हाँ। भुवनेश्वर में। हाँ। होम मिनिस्ट्री में। तो उसने अनुमति मांगी हमको। मैं चौंका कि यहाँ कौन आप? तो उसने बताया मैं सीताकांत महापात्र का बेटा हूँ। जब काशी का अस्सी लिख रहे थे काशी जी, तब भाषा को लेकर क्या कुछ समस्याएं आई थी? जैसे विषय को लेकर समस्या आई, धमकियां मिली, लोग आपके घर तक आ गए, रातों रात हंस की फोटो स्टेट होने लगी, आदि आदि, ये सब पब्लिक डोमेन में है, सब लोग इस बात को जानते हैं, तो मैं दोहराव नहीं चाहता उस चीज का। भाषा को लेकर किसी तरह की समस्या आई थी जब पहली बार छपने भेजा था? समस्या तो देखो, ये उपसंहार को लेके भी हमारे पास सैकड़ों फोन आए थे धमकी के। अच्छा। साला तुम्हें जब लिखना था तो मोहम्मद या ईसा पर क्यों नहीं लिखा? कृष्ण मिले थे तुम्हें। और एक जैसे अलग अलग प्रांतों से यही जो चैनल है ना, बीजेपी की दुनिया भर के जो बने हुए हैं सब, तो उन्हीं में से सैकड़ों तो इसमें आए थे। बाकी मुझे इतना याद है कि जब पहला छपा था इसका काशी का देख तमाशा लकड़ी का, उसे पढ़ने के बाद बिलासपुर से तहसीलदार एक पिए हुए जोन में अपनी जीप से आया था। छपा, पढ़ा उसने, और मध्य प्रदेश से जीप चलाते हुए हमारे यहाँ आया था, तो पीने आया था वो। तो उसने पी कर आया था और कहा कि बगैर रुके हुए हम आ रहे हैं। और हम बोतल रख दिया तो उसने कहा से देखने में आया। अच्छा। किसने लिखा है ये? और भाषा को लेकर तो काफी
हमारे घर यहाँ दुधवा पार्क में कौन सा जो प्रेमबद्ध करता है, संगमन, हाँ हाँ, उसमें मीटिंग हुई थी एक, उसके पहले दुधवा पार्क में, तो बाद में की गई। शैलेश मटियानी और राजेंद्र यादव के बीच झांसी में बहस हुई थी। शयन सागर जो करते हैं कथाक्रम की मीटिंग हुई थी वहाँ झांसी में। पता किसको पुरस्कार दिया गया था, हमको नहीं मालूम। शैलेश मटियानी और राजेंद्र यादव के बीच झगड़ा हो गया था, बोलचाल बंद हो गई हमेशा के लिए। कि क्यों छापा? साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छापने की? चलिए, ये सब तो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन सुभाष राय ने उसमें बड़ा अच्छा लेख लिखा था। भाषा के बारे में। दरअसल देखो, एक चीज बता दें, मैंने व्याकरण पर ही काम किया, पीएचडी किया, और एमए द्विवेदी जी ने करवाया था, लतियाना जुतियाना, ये सब। भाषा में कुछ भी गंदा नहीं होता, ये मैं मानता हूँ। ठीक बात है। इंटेंशन आपका गलत है तो गलत है। भाषा गंदी नहीं होती कोई भी। और यहाँ जो गाली दे रहे हैं लोग, वो गाली है ही नहीं, व्यक्ति को नहीं दी जा रही है, वो तो टेक है, बिना उसके गाली के बोल ही नहीं सकते। तो शकुन तकिया की तरह है वो। नहीं, ये तो आप संतों घर में झगड़ा भारी जब लिख रहे थे तभी आप उसमें लिख दिए थे, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको जूते 100 मारो गिनो एक, है ना? आप तो उसी टाइम लिख चुके थे ये बात। हाँ, इस तरह का जो किताब में नहीं आया हुआ। हाँ, उसमें तो आप बाकायदा गाली दे के ही बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा, मारो जूता 100 और गिनो एक। इसमें तो विवाद होना ही था। खैर, चूंकि आपने बोला कि यहाँ वो टेक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ का सांस्कृतिक और दरअसल हमको लिखना था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जो नया शुरू हुआ था बाहर से, 80 का अंत और 90 का दशक, घाट वगैरह का जैसे चल रहा है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने जब फिल्म बना रहे थे, फिल्म तो खराब बनी बहुत, जबकि चैलेंज देखिए उन्होंने बनाया था कि उपन्यास से अच्छी हमारी फिल्म बनेगी। वो यही कहीं वो किताब हो गई। राधा वल्लभ त्रिपाठी ने लिखा है संस्कृत की गालियों के बारे में किताब, तुमने देखी है? मैंने बात की है सर उनसे बात की। अच्छा, हाँ। तो मैंने चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी से भी बात की थी इस बारे में। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, एक दो बार दो तीन चार मुलाकात हैं, तो उनसे जब मैंने पूछा था, मैंने कहा इतनी बढ़िया आपने पिंजर बनाई, काशी का एससी के साथ आपने ये क्या कर दिया? तो उनका कहना था कि एक तो बजट की समस्या थी उनके साथ, और थोड़ा तोड़कर, मतलब नियम से बाहर जाकर, लोग उस समय सनी देओल को देखना पसंद कर रहे थे, तो संभवतः उस दौर में बना दी थी, फिर वो कोर्ट में चली गई, फिर क्लियर वियर हुई, तो फिर वो पास 7 साल लगे। क्या होता है, उसमें हम दिल्ली गए थे, कोर्ट हम भी पेश हुए थे। हाँ, तो उसमें जब पास हुई तब तक सनी देओल का जो स्टारडम था वो नीचे आ चुका था, तो वो काफ़ी सारी समस्याओं में फिल्म घिरी। खैर, जिस 80 के ऊपर वो फिल्म बनी है माहौल पे, क्या आज के समय में वो वैसा रह गया है? एकदम बदल गया, अब वो है ही नहीं। क्या बदलाव आए? बनारस और 80 दोनों की बात कर रहा हूँ। 80 तो चौपाटी हो गई है। हमारा कहना ये था कि अतीत को नष्ट करके वर्तमान नहीं बनाना चाहिए। ठीक बात है। अतीत को रहने दीजिए, का वर्तमान को बनाना अगर हो तो कुछ और की, जैसे बनारस जहाँ कहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है।
अति बनारस जैसा था वैसा बनारस को रहने देना चाहिए। डेमोक्रेटिक हमेशा रहा है, आज भी है। साहित्यिक सांस्कृतिक स्तर पर क्या बदलाव आए? बहुत फर्क आया है। जिस जमाने की बात मैं कर रहा था, 1953 हम आए थे, 1963-60 के बीच बनारस उस समय तक हमारा खरे गोल्डन पीरियड था बनारस का, स्वर्णिम समय। शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह, द्विवेदी के बारे में कहा जा रहा था कि ठाकुरों को परिचय दे रहे, इसके आधार निकाले भी गए वो। यानी लोगों का जो बनारस के बामन थे, सारे सब बामन खिलाफ थे द्विवेदी के। एक तो यह, दूसरे की गलियों में साधारण आदमी साहित्य के बारे में बात करते हुए पाया जा रहा था। काव्य गोष्ठियाँ और गोष्ठियाँ खूब कई संस्थाएं थी जो कभी ओंकार परिषद, तुलसी पुस्तकालय में बराबर गोष्ठी होती थी। आनंद भाई और शाही थे मुजफ्फरपुर के। वह यानी 1936 में प्रेमचंद दिवंगत हुए, 37 में प्रसाद जी दिवंगत हुए, 41 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिवंगत हुए। उसके बाद तो यहाँ केशव प्रसाद मिश्र थे, हिंदी भाग में हेड। नामवर सिंह के अध्यापन पूरा असर पड़ा था केशव प्रसाद मिश्र का। केशव प्रसाद मिश्र जैसा अध्यापक वो खुद कहते थे कि कहीं नहीं देखा हमने, जो कुछ सीखा मैंने उनसे सीखा। वो 50 में दिवंगत हुए। लेकिन इन सबके ऐसा लगता था जैसे प्रेमचंद या प्रसाद आसपास कहीं हैं। कविता के बारे में, और वही समय था जब नामोजी ने कविताएं लिखनी और कहानी बंद कर दी, पढ़नी बंद कर दी और कहानी में चले गए। लेकिन वातावरण 80 पर भी सुबह शाम मिलने वाले कुछ तो, एक मराठी में करमरकर थे, पॉलिटिक्स में उनियाल साहब थे। दूसरे विषयों के लोग भी जुटा करते थे। माहौल बहुत अच्छा, बहुत क्रिएटिव। आपके सबसे नजदीकी मित्रों में कौन कौन थे? हमारे सबसे नजदीक में 2 ही लोग रहे पूरे जीवन में। एक तो धूमिल, जिसके मरने के बाद मैं अकेला हो गया था एकदम। सन 64 के आसपास धूमिल से भेंट हुई थी, सन 64 चले गए लगभग अंत तक। जैसे जिस दिन बीमार धूमिल हुए, यानी जिस दिन का वो प्रोसेस था लंबा चला होगा, उनके भीतर जिसकी चर्चा वो नहीं करते थे। सरसों पीस के लगाया जाता था ताकि माथे पर, और एकदम चमड़ा सब सड़ गया जैसे। तो वहाँ से जब डॉक्टर को दिखाना हुआ तो धूमिल ने कहा काशी के यहाँ चलो। लेकर आए थे कन्हैया उनके भाई, और हम लोग गए डॉक्टर के। उसी डॉक्टर ने कहा कि आप तुरंत चले जाइए आप लखनऊ। धूमिल मेरे सबसे निकटता धूमिल से थी। उसके बाद तो चौथी राम जी याद, वो भी पिछले हमारे मित्र बगल में, हमारे पड़ोस से। क्योंकि वो भी जातिवाद के मारे थे। यानी एक पूरा लोक था, लोक था, और वो लोग आपके काशी का 80 में आता है। लेकिन आपने एक स्टेटमेंट दिया काशी जी, मैं चाहता हूं एक बार उसको आप थोड़ा बताएं। लोक शब्द को प्रेमचंद के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, गुलशन नंदा और गुरुदत्त जैसे बाजारू लेखकों के संदर्भ में नहीं।
क्यों आपने इस तरह का, क्योंकि ये लोकप्रियता के संदर्भ में कहा था। अच्छा, वो लोग बाजारू लेखक थे। प्रेमचंद बाजारू लेखक तो नहीं थे, लोकप्रिय थे। ठीक है। यानी लोकप्रियता का एक अर्थ तो बाजारू होना है। और लेकिन अभी आपने कहा प्रेमचंद लोकप्रिय थे, लेकिन बाजारू तो नहीं थे। बाजारू नहीं थे। हाँ, वे लोग बाजारू थे, हाँ, लोकप्रिय। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है काशी जी कि जो लोकप्रिय हो बाजारू भी हो। फिर तो लोग को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकप्रिय तो अपने जमाने में कहीं न कहीं आगे भी थे। हाँ, रेणु थे, लेकिन वो लोग के नहीं, विशिष्ट लोगों के थे। ठीक बात है। यानी अपर क्लास है, अपर क्लास, मिडिल क्लास में अपर जो है उसके प्रिय थे वो। हाँ, लेकिन यानी हमको ये देखना पड़ेगा कि लोक का अर्थ हमारे लिए क्या है। हाँ, लोग को डिफाइन आप अपने हिसाब से कीजिए। कई लोग उसको फोक के संदर्भ में कर सकते हैं, कई लोग उसको जन के संदर्भ में कर सकते हैं। चलिए, कुछ बेहद व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूं। बिना नामवर सिंह के कोई चर्चा पूरी होती नहीं है। मैंने भी, हम लोगों लगातार किए, बात की हम लोगों ने। मैं क्या उस नाम के बगैर जी ही सकता हूँ। हमने बताया ना, ये हमारे जिले का आदर्श भ्रातृत्व माना जाता है। जीवन में हमेशा भाई का धर्म निभाया आपने। हम 3 भाई 85 तक, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक भाभी भी हमारे साथ थी और बेटी भी, उनकी भैया की बेटी भी साथ थी। और नामर्ज भी खुद केवल हमारे भाई नहीं थे, हमारे बाप भी थे, हमारे मित्र भी थे, हमारे दोस्त भी थे, सलाहकार भी थे। हाँ, उन्हें कुछ करना होता था तो हमसे पूछते थे। जैसे ये भैया ने हमसे कहा, जब हाँ, कविता के नए प्रतिमान मुझे पढ़ने के लिए दिया था, तो हमको दिया उन्होंने एक प्रति, अपनी किसी किताब की प्रति, पहली प्रति हमको दे दिए, दिया उन्होंने। हमने पढ़ना शुरू किया लेकिन नहीं पढ़ सके। तो उनसे मैंने कहा कि आलोचना की भाषा नहीं बदल सकते आप लोग। वही शुक्ल जी के जमाने की भाषा चली आ रही आज तक, आलोचना में कोई चेंज ही नहीं हुआ। और बीच में परिभाषित शब्द वगैरह डाल देते हैं। अब साम्राज्यवाद को आम आदमी क्या समझेगा भाई? ठीक बात। ये उपनिवेशवाद को आम आदमी क्या समझेगा? तो हमने कहा ये भाषा हमको भैया नहीं चली। उसके बाद भैया ने जब दूसरी परंपरा की खोज लिखी, तो उन्होंने कहा कि काशा देखो काशी भाषा बदली है कि नहीं बदली है, और यह किताब तुम्हारे लिए मैंने लिखी है। वाह। और हर आदमी किसी न किसी के लिए लिखता है। लिखने के मूल में कोई होता है। कभी ईर्ष्या हुई आप दोनों को एक दूसरे से? नहीं, हम लोगों में कभी ईर्ष्या का सवाल ही नहीं था। हम लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग थी। एक आदमी घर के सबसे बड़े बेटे थे वो, और हुआ कि अगर वह किसी बात पर निर्णय दे देते हैं तो फाइनल माना जाता है, दोनों भाई चुप हो जाते हैं। कभी तीसरे भाई को ये लगा कि दोनों भाई के चलते मेरा कद? भैया के संदर्भ में एक और चीज है। लेकिन ये हिंदी पढ़ने वाले, तुम्हारे चैनल देखने वाले लोग चौंक जाएंगे इस चीज को जी। मुझे कहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मैं समझ नहीं रहा, लेकिन खुद लेके जाऊं, हम खुद खत्म हो जाए, इससे बेहतर कि लोग जान लें, कोई हर्जा नहीं। बताइए ना। दरअसल हुआ ये था, नामवर सिंह को देखो, मैं वह आदमी मानता हूँ आदर्श जिसे कहना चाहिए हर मायने में।
लाख खोट की बात उनके बारे में लोग करें। वैसा आदमी दुर्लभ है, मैंने देखा नहीं, हिंदी में होगा नहीं, सदियों तक नहीं होगा। जब सागर से लौट कर आए भैया तो साल भर तक बनारस में उनसे कोई बात नहीं करता था। और हिंदी विभाग लाइब्रेरी के बिना रह नहीं सकते, किताबों के बिना। लंका पर जाते थे, राजेंद्र की दुकान थी वहाँ, किताबें चाहिए, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने में उनकी रुचि भी खत्म हो रही थी। लिखने में तो लिखना तो बंद हो ही चुका था उनका, पढ़ने का मन भी नहीं करता, बात करने वाला कोई नहीं था। तो बात के दिनों मैंने धूमिल को लगाया कि तुम्हें जाकर तुमसे कविता पर बात करेंगे। कविता के बारे में हमसे कविता के बारे में बात नहीं करते। उस समय अचानक एक दिन, साल भर बाद, 61 के आसपास की बात है, भैया ने माँ को बुलाया अपने कमरे में जिसमें बैठते थे, और फिर कहा राम जी हो तो राम जी को बुला लो। राम जी भी आ गए। तो कहा कि काशी तुम बैठ जा। हम तीन ही लोग घर में थे उस वक्त, हम तीनों को चटाई पर बैठ गए हम। तो भैया ने कहा कि माई हम ब्याह करना चाहते हैं। माँ ने समझा कि काशी के ब्याह के बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चा हम तो जाने कब से कहते हैं कि ब्याह कर दें कर। तो कहीं उनके भी शादी के बारे में बात हम नहीं कर रहे हैं, अपन ब्याह की बात कर रहे हैं, हम शादी कर चाहते हैं। माँ अवाक, क्योंकि बेटा उसमें 9th में पढ़ रहा था, शहीद अमर शहीद विद्या मंदिर में, उनका बेटा। भाभी गांव पर थी, यहाँ नहीं थी। तो भैया ने कहा कि माँ ऐसा हो, हम वकील से बात कर ले नहीं, हम अपने हिस्सा की कुल जमीन देवता के नाम कह दे। देवता, भाभी को देवता बोलते थे। देवता स्त्रीलिंग भी है। देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द चला। देवता अच्छी है। तो कहा कि सारा कुछ जौन कुछ हमारे हिस्सा का हो वो कुछ दे देते। उनका कपड़ा लत्ता देखभाल जौन करे के हो, जब तक जी हैं तब तक हम कर। जहाँ तक बेटा की पढ़ावे का सवाल हो, जब तक पढ़ी हम पढ़े, नौकरी मिल जाई और उसके बाद अपने पैर पर खड़ा हो जाए तब दूसरी बात हो। हाँ, लेकिन हम शादी करना चाहते हैं। हाँ। तो क्या राय है तुम्हारी? और राय थी कि रोना शुरू कर दिया लगातार। राम जी भैया अलफ बहुत नाराज। माँ ने को इतना कही तो शादी तो हो गई लो, अब कैसे शादी? उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा होगी तो हम लोग आपस में निर्णय करके बात करके
जब हाँ हाँ करना हो तब हमसे कहना। 3 दिन तक अपने खाना नहीं बना, न चाय बनी, न कुछ हुआ, न हम खाए, न माँ खाई, न मजरा भाई खाया। पिताजी अगले दिन पता नहीं कैसे आ गए। माँ ने कहलवाया हो, उससे आया हूँ आज जैसे हूँ। पिताजी भी गए बात करने के लिए उनसे। निकले और अकेले मैं पक्ष में था कि शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम देश के हैं, 10 साल देश के हैं, इसी घर में रहते हुए। भाभी आती थी तब भी, और भैया कमरे में उसी तरह से रहे बिना खाए पिए। पिताजी आए, बड़े गुस्से में ऊपर गए, लेकिन बाहर निकले तो रोते हुए निकले। मैंने इन लोगों से कहा कि देखिए, अनुमति आपकी चाहिए, वरना वैसे वो समर्थ थे, चाहते तो वकील से बात करके मजे में कर सकते थे, कोर्ट में शादी करके और लेके चले आते। तो क्या करते हम? हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये उनका बड़प्पन है कि वो चाहते हैं कि जो कुछ हो माँ बाप की मर्जी से हो। क्या उनको पता था जो उनकी पत्नी थी नामवर जी की? किसी को नहीं, इस मामले को केवल 4 ही लोग जानते थे। हम दोनों भाई छोटे, माँ बाप, और किसी को पता नहीं था। बहुत दिनों बाद इन लोगों को मालूम हुआ होगा, भाभी को मालूम हुआ होगा तो होगा। बेटी जानती है भाई की, भैया की। वही बेटी 5-6 साल बाद शायद पैदा हुई, लेकिन कोई संबंध नहीं रखा कभी उन्होंने भाभी से। रही उनके साथ दिल्ली में। 85 पिताजी मर गए तो भौजी गई थी, दरअसल गीता पढ़ रही थी दिल्ली में रह के। तो भाई गई थी, भाभी गई थी देखभाल करने के लिए लड़की की। उसको लड़की की देखभाल करने की पड़ती थी वहाँ के, लड़की ठीक नहीं है तो इसलिए। लेकिन तो यह वो जानते थे कि अकेले काशी है जो मेरे साथ है। 61 में, जबकि 3 दिन हमारा खैर, जब दोपहर शाम 3 दिन खाना नहीं बना तो भैया बाहर निकले थे और लोगों से कहते हुए, माँ से कहते हुए कि माँ, कहा कि माई लोग खिया पियाओ। और हुआ ये कि हमारा ख्याल एक वही समय है जबकि उन्होंने तय किया माँ बाप के प्रति वह भाव नहीं रह गया उनका, मंझले भाई के प्रति वो भाव नहीं रह गया। उन्हें लगा अकेला कि अकेले ही काशी है जो साथ है और कोई नहीं है। तो भाई का धर्म आपने निभाया ताउम्र? वो मझले भाई की बेटियां भी मेरे ही यहाँ रह के पढ़ी। यानी सारा परिवार एक तरह से देखना पड़ा मुझे। और सबसे बड़ा कि परिवार भी देखता रहा, लिखता भी रहा। लिखता कैसे रहा ये जा समझ सकते हो। भाई का धर्म तो आपने निभाया, क्या इस प्रकरण में देवर का धर्म निभा पाए? भाभी के पास धर्म जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अपड़ थी एक तरह से। पढ़ाने की बहुत कोशिश की भैया ने, उन्हें देखा कि वो पढ़ने में कोई दिलचस्पी उनकी नहीं है। बाकी रहा देवर का धर्म, हमको मानती बहुत थी, इसमें 2 राय नहीं है, चाहे दिल्ली हो चाहे यहाँ हो। वो तो वो मानती थी, आप मानते थे?
हाँ, हम ध्यान रखते थे उन्हें। आपने कहा अपढ़ थी, पढ़ने में रुचि नहीं थी, लेकिन आपका संस्मरण में पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह आपने लिखा, अब चूंकि मैंने भाई के धर्म की बात कर ली, मैंने भाई के धर्म की बात कर ली, देवर के धर्म की बात कर ली, थोड़ा पति धर्म की बात कर लेता हूं, क्योंकि आपने एक जगह लिखा कि एक अपराध बोध हमेशा होता है कि अपने पत्नी के सपनों का मैं हत्यारा हूं। वो सही लिखा है मैंने। पत्नी बीए करके आई थी, सन 1962 में शादी हुई मेरी। वो पढ़ने चाहती थी, लेकिन पढ़ने वालों का घर है, यहाँ पढ़ाया जाए हमको, यहाँ से एमए कराएं, बीएड करें और पढ़ना जारी रखें। कुछ नहीं आते ही घर की सारी जिम्मेदारी जैसे मैं निभा रहा था उनको निभाना पड़ा। एक हद तक में जाके कुछ एमए किया उन्होंने किसी तरह से। फिर 1900 हमारे ख्याल 80 के आसपास 200 रुपये पर प्राइमरी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में नौकरी शुरू की। जबकि उसी विभाग में जो अध्यक्ष थे विजयपाल सिंह, उनसे कह के लोगों ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट जैसे स्कूलों में नौकरियां दिलवाई। मैंने कुछ नहीं कहा, जो कुछ किया इन्होंने अपने बूते किया। मुझे इनके बीए एमए कराने का मतलब कि फिर भाइयों की उपेक्षा करनी पड़ती, भाई भाभी की सारे लोगों की उपेक्षा करनी पड़ती। बिना उपेक्षा किए ये कर नहीं सकती थी एमए। आते ही जिम्मेदारी डाल दी इनके ऊपर, वैसे ही जैसे भैया ने डाल दी थी मेरे ऊपर। यानी मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था और मालिकाना दे दिया। अब कोयला ढो रहे हैं घर में खाना बनाने के लिए, आटा पिसवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। यानी आपका अपना परिवार आपके लिए हमेशा प्राथमिकता में रहा। परिवार, हम तीनों भाइयों का परिवार। मैं उसमें घटना हुई थी, आज ही कोई कह रहा था, मैं घर छोड़ के भाग गया था एक बार। मैंने कहीं लिखा भी है, शायद उसी में है क्या, काशी काशी में, कि घर छोड़ के भाग गया था। सिर्फ एक हमारा हेरिटेज अस्पताल जो है बनारस में बड़ा मशहूर, उसी का मालिक, हेरिटेज तो बना नहीं था, तो वो जमीन भी उसकी नहीं थी। वो एक साइंस का सब इंस्पेक्टर था, पढ़ता लिखता था, थोड़ा पढ़ता था, लिखता तो नहीं था। ये उसने कहा कि भाई हम लोग करना ये चाहिए, हमें करना या तुमको करना ये चाहिए कि महीने के 30 दिन होते हैं, 28 दिन तुम घर को दे दो, 2 दिन तो अपने लिए रखो, जो चाहो वो कर सको, जो तुम्हारा मन करता है वह करो। ऐसे तो सारी जिंदगी परिवार के लिए करते हुए खप जाएंगे, मर जाएंगे, तुम्हें क्या मिलेगा। ठीक, कुछ अंतिम के एकदम 2-3 सवाल हैं जो मैं सबसे पूछता हूं। जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या रहा काशी जी? सुख, जीवन का सबसे बड़ा सुख?
ये जानने का अवसर तो मिला नहीं। ऐसे कहो तो जीवन का सबसे बड़ा सुख जो है वो प्रेम है। और जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या रहा? दुख जो है वो तो भोग रहा हूँ पेशाब के लिए जबरदस्त तुम्हारे पास बैठना पड़ता है। कभी कोई मलाल रहा किसी चीज का? मलाल जरूर रहा, जीवन में नहीं रहा, लेकिन अब होता है कि जितना किया मैंने उससे अचीवमेंट सबको नहीं बोलना चाहिए। हम और कुछ बेहतर कर सकते थे। महामना के मंदिर में आप 44 साल तक रहे, याद आता है BHU? रहे, लेकिन हमारे अच्छे दिन वही थे जब हम विद्यार्थी थे। उसके बाद से तो तनाव को दरकिनार देखो। कुछ कविता की ये पंक्तियां हैं, सुमंगल से सुमन की शायद कविता नहीं, भौम प्रसाद मिश्र की है। दर्द जब उठे बहाना करो, न नाना नाना करो, दर्द को दरी बना लो यार, या उसका सिरहाना करो। दर्द जब उठे बहाना करो। क्या बात है। अंतिम सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? अब तो बस जीना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें और खूब जिएं। बहुत सारी बातों से, कुछ बातों से मेरी असहमति, लेकिन बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एक ब्रेक लिया हम लोगों ने और 2 टेक में पूरा इंटरव्यू हो गया, ये जानते हुए कि आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं, आप लगातार बैठे रहे। बहुत धन्यवाद काशी जी, आप स्वस्थ रहें, आप पढ़ें और अगर कुछ रचना चाहते हैं तो लिखें, क्योंकि पाठक वाकई में पढ़ना चाहते हैं अभी आपका लिखा हुआ। उपसंहार के बाद कुछ आया नहीं है, ये हम जानते हैं कि पढ़ना चाहते हैं, प्यार करने वाले मुझे बहुत हैं। और उपसंहार के बाद कुछ आया नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ तो आए आपकी तरफ से, कि लोग लगातार आपको पढ़ें, आप स्वस्थ रहें। कुल मिला के बस इतना है। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और एक ब्रेक में 2 टेक में पूरा इंटरव्यू कर गए। आपको कष्ट हुआ हो तो माफ़ी चाहता हूं, लेकिन ये बहुतों के लिए थाथी का काम करेगा आपके जीवन को समझने के लिए। हालांकि बहुतेरी कहानी और उपन्यास पे हम बात नहीं कर पाए, लेकिन जितनी बात हुई जिंदगी के इर्द गिर्द अच्छी बात हुई। बहुत धन्यवाद।